हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल ले एमिकस। कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? सब बढ़िया, सब चंगा, मस्त। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव डिस्कस इन लास्ट सेशन, ताकि एक बार हम फ्लो में आ जाएं। तो हमने पिछले सेशन में ये सब डिस्कस किया था कि द बेसिक पार्ट्स ऑफ बेसिकली द एविडेंस लॉ, द बेसिक पार्ट्स ऑफ एविडेंस लॉ, दैट हु इज द फादर ऑफ एविडेंस लॉ, when evidence law comes into force. So we have discussed all this माइन्यूट पार्ट्स, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट नहीं छुए थे, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं छुई थी। एक थ्योरेटिकल टाइप की चीज थी। कुछ कॉन्सेप्ट भी थे उसमें कि एफिडेविट, एविडेंस लॉ एफिडेविट पे लगता है कि नहीं लगता है, एविडेंस लॉ कहाँ का लगता है। तो हमने डिस्कस किया था कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे लगता है, एफिडेविट पे नहीं लगता है। बट अगर कोर्ट परमिट कर देता है कि डेपोनेंट को यू कैन क्रॉस, तो एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आज का पार्ट पहले हम शुरू करते हैं। ठीक, आज का पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का पार्ट है बेसिकली हाउ एविडेंस लॉ कम्स इनटू मोशन, ठीक है। वो तो बेसिक पार्ट था जो हमने डिस्कस किया। आज का आज का सेशन बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि व्हेन डज द एविडेंस लॉ किक्स इन। एविडेंस लॉ कब आता है, एविडेंस लॉ कब लात मार के एंट्री देता है अपनी, ठीक है। व्हेन डज द एविडेंस लॉ किक्स इन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस लॉ, व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस लॉ, ठीक है। रोल क्या है, कब एविडेंस लॉ पिक्चर में आता है, ये सब जानेंगे आज। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि भाई क्रिमिनल मोशन, व्हेन डज द क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू मोशन, ठीक है। एक क्रिमिनल प्रोसीजर कब मोशन में आता है, वो जानना बहुत जरूरी है, वो एस्पेक्ट, ठीक है। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा, सपोज एक सिनेरियो लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मान लीजिए ए ने बी को मारा, ठीक है। ए ने बी को चाकू से मारा और सी ने उसको देख लिया मारते हुए। अब सी चाहता है एक्शन लेना, सी चाहता है यार मैं कुछ करूं। तो मैं कैसे, सी चाहता है कि मैं इसको ए को जेल पहुंचाऊं, इसके अगेंस्ट ट्रायल चालू हो, इसको मैं जेल पहुंचाऊं। तो क्या करेगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू ब्रिंग क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन? सो द फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली टू ब्रिंग अ क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन इज एफआईआर, इज एफआईआर। तो सी क्या करेगा, फटाफट पुलिस थाने जाएगा और वहां पे एफआईआर दर्ज कराएगा कि जनाब, जनाब नहीं सॉरी, ये पुलिस ऑफिसर, पुलिस भाई ये हुआ है, ए बी को मार रहा था और मैंने देखा है। तो आप एफआईआर दर्ज करिए और फटाफट कार्रवाई शुरू करिए। तो पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले एफआईआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस विल फाइल एन एफआईआर, देन इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट्स। पुलिस जाएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, पूरा देखेगी सब कुछ क्या है, साइट पे जाएगी, विटनेस से पूछताछ करेंगे, ऑल दिस थिंग्स हैपेंस। तो दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन पार्ट प्रोसेस। फिर जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी देन द नेक्स्ट थिंग इज चार्जशीट। पुलिस एक रिपोर्ट बनाएगी, चार्जशीट प्रिपेयर करेगी और मैजिस्ट्रेट को दे देगी। देन ऑन दैट चार्जशीट पुलिस, मैजिस्ट्रेट टुक अ कॉग्निजेंस, टेक्स अ कॉग्निजेंस। उस चार्जशीट पे मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा कि बनता है केस की नहीं बनता है, ट्रायल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, केस को आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। दीज थिंग्स हैपेंस, राइट। देन अगर उसको लगता है तो वो समन करेगा, समन, ठीक है, समन किया जाएगा। एंड फिर चार्ज फ्रेम होंगे अक्यूज्ड पे कि ये चार्जेस आप पे लगे हैं, ठीक है। ये मर्डर का चार्ज आप पे लगा है 302, ये वो सब तीन, ठीक है, ये सब आप पे चार्जेस लगे हैं, ये बेसिक चार्जेस हैं। अगर अब अक्यूज प्लीड नॉट गिल्टी करता है, ये प्लीड गिल्टी है, प्लीड नॉट गिल्टी करता है कि जनाब मैंने नहीं करे हैं, मैंने नहीं करा है अपराध, आई प्लीड नॉट गिल्टी, तो ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो ट्रायल का प्रोसेस स्टार्ट, एंड देन जजमेंट केस आएगा। तो अब एविडेंस लॉ कहाँ आ रहा है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ कहाँ मोशन में आया, जब एफआईआर दर्ज कर दी तब क्रिमिनल लॉ मोशन में आ गया। एविडेंस लॉ कहाँ आ रहा है, तो एविडेंस इज कलेक्टेड इन इन्वेस्टिगेशन बट ब्रॉड बिफोर द ट्रायल, मतलब ट्रायल से लेके जजमेंट तक
तक के बीच में एविडेंस का रोल है, उससे पहले एविडेंस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, द रोल ऑफ एविडेंस लाइज बिटवीन ट्रायल एंड अप टू बिफोर जजमेंट पार्ट। उससे पहले एविडेंस का कोई रोल नहीं है, उससे पहले तो एविडेंस कलेक्ट होते हैं। ठीक है, पुलिस कलेक्ट करती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान एविडेंसेस। उससे पहले एविडेंस का कोई रोल नहीं है। रोल कहाँ आता है एविडेंस लॉ का? एविडेंस का रोल कहाँ आता है? ट्रायल पे, जब ट्रायल शुरू होती है, जब केस शुरू होता है, तब आता है। सो द बेसिक एसेंस ऑफ ट्रायल क्या है? बेसिक एसेंस ऑफ ट्रायल क्या है? आप मुझे बताओ, एक बेसिक एसेंस क्या है? इज टू प्रूव और डिसअप्रूव अ फैक्ट। ठीक है, एक बेसिक एसेंस क्या है भाई ट्रायल का? कि ट्रायल्स वांट्स यू टू प्रूव सर्टेन फैक्ट्स। ट्रायल क्या चाह रहा है? कि आप फैक्ट्स प्रूव करो, एंड फॉर दैट यू हैव टू गिव एविडेंस। अगर एक फैक्ट को प्रूव करना है तो आपको एविडेंसेस देने होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, वरना फैक्ट कैसे प्रूव होगा? अब एविडेंस लॉ दो टाइप के फैक्ट रिकॉग्नाइज करता है, कहता है कि भाई दो फैक्ट हैं, एक है फिजिकल फैक्ट, एक है मेंटल फैक्ट, जिस पे आप एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, जिस पे यू कैन गिव एविडेंस। ठीक है, तो पहली बात तो एविडेंस इज कलेक्टेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन स्टेज एंड द रोल ऑफ एविडेंस कम्स एट ट्रायल स्टेज। ठीक है, सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ फैक्ट। फैक्ट क्या है? कि जनाब ए ने बी को मारा है। अब कोर्ट कैसे मानेगा कि ए ने बी को मारा है? जब आप एविडेंस दोगे। ठीक है, जब आप एविडेंस दोगे उस फैक्ट के ऊपर कि जनाब ये फैक्ट है कि ए ने बी को मारा है और ये रहे एविडेंसेस। ठीक है, ये रहा आई विटनेस सी जिसने इसको देखा था, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है। ठीक है, तो आप फैक्ट प्रूव कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू प्रूव अ फैक्ट, एंड फॉर प्रूविंग अ फैक्ट यू आर गिविंग एविडेंसेस। ठीक है, अब फैक्ट दो टाइप के होते हैं भाई, फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट। एविडेंस लॉ रिकॉग्नाइज करता है फिजिकल फैक्ट क्या है? कि फिजिकल फैक्ट्स आर दोस फैक्ट्स व्हिच आर परसीव्ड थ्रू सेंसेस। अगर आप फैक्ट की डेफिनेशन देखोगे एविडेंस बेयर एक्ट में, तो फिजिकल फैक्ट्स क्या है? जो आप परसीव कर सकते हो थ्रू सेंसेस। आपने देखा, आपने सुना, आपने महसूस किया, फील किया, तो ये सब क्या है? फिजिकल फैक्ट्स। और मेंटल फैक्ट्स क्या है? जो आपके दिमाग में है, नॉलेज, इंटेंशन, whether A has an intention to cause death। ये क्या है? मेंटल फैक्ट। इंटेंशन क्या है? मेंटल फैक्ट। जो आपको पता है, जो ए को पता है कि उसका इंटेंशन था कि नहीं। नॉलेज, ये सब क्या है? मेंटल फैक्ट्स हैं। और फिजिकल फैक्ट्स क्या हैं? कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने परसीव किया थ्रू सेंसेस। तो फिजिकल फैक्ट्स आर दोस फैक्ट्स व्हिच आर परसीव थ्रू सेंसेस, एनीथिंग व्हिच इज परसीव थ्रू सेंसेस। और मेंटल फैक्ट्स है विच आर परसीव थ्रू कॉन्शियस माइंड, थ्रू माइंड। ठीक है, आप कुछ परसीव कर रहे हो थ्रू माइंड, थ्रू कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये दो फैक्ट हो गए। अब इंटायर, मैंने बताया ना, इंटायर एलिमेंट ऑफ ट्रायल इज टू प्रूव और डिसअप्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट। अब हाउ टू प्रूव अ फैक्ट? कैसे प्रूव करोगे भाई? एक फैक्ट को प्रूव कैसे करोगे? पहली बात तो अगर आप डायरेक्ट एविडेंस दोगे या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दोगे। डायरेक्ट एविडेंस क्या है? जो डायरेक्टली आपने देखा, ए ने बी को मारा और सी ने देखा। ठीक है, ए ने बी को मारा और सी ने देखा, तो सी इज अ डायरेक्ट फिटनेस ऑफ दैट फैक्ट। उसने देखा तो वो डायरेक्ट एविडेंस है, सी ने डायरेक्टली देखा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तो व्हेन यू एक्चुअली सॉ अ पर्टिकुलर एक्ट टू बी डन, व्हेन यू एक्चुअली सॉ अ पर्टिकुलर एक्ट टू बी डन, देन इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट एविडेंस। या आपने डायरेक्टली सुना, या आपने डायरेक्टली देखा। तो दीज आर द वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होते हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? बेसिकली सपोज मान लो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि एक घर है, उसमें एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, एक घर जाता है, घर जाता है उस लड़की के, जिसको जाते हुए देखा बी ने। ठीक है, एक घर जा रहा है लड़की के जिसको जाते हुए किसने देखा? बी ने। ए ने लड़की को मारा और बाहर आते हुए किसने देखा? डी ने। मतलब दोनों विटनेस ने डायरेक्ट किलिंग नहीं देखी कि ए ने लड़की को मारा, बट दे जस्ट सॉ ए कमिंग आउट ऑफ द आउट ऑफ दैट हाउस और गोइंग इनटू दैट हाउस। दे जस्ट सॉ दीज टू फैक्ट्स।
कि उन्होंने ए को बाहर आते हुए देखा और जाते हुए देखा घर में, लेकिन किसी भी विटनेस ने डायरेक्ट किलिंग नहीं देखी उस लड़की की। तो ये क्या है, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, ये जाते हुए देखा, आते हुए देखा, क्योंकि ये स्ट्रांगली बता रहे हैं कि यार कहीं ना कहीं ए ने मारा है। ठीक है, ये स्ट्रांगली क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं यार ए ने मारा है, क्योंकि मैंने ए को जाते हुए भी देखा था, और फिर लड़की की मौत हुई, और फिर मैंने ए को बाद में आते हुए भी देखा उस घर से। तो कहीं ना कहीं शक जा रहा है कि ए ने मारा है। तो इट इज अ एविडेंस ऑफ सराउंडिंग थिंग्स कनेक्टिंग टू अ मेन थिंग। मेन थिंग क्या है? मर्डर। और ये क्या, सराउंडिंग थिंग्स, आना जाना, जो कि मेन थिंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है ना, कहीं ना कहीं लग रहा है यार ए ने मारा है। तो ये ऐसे फैक्ट हैं, आना जाना इज दैट फैक्ट विच इज कनेक्टेड टू द मेन फैक्ट। मेन फैक्ट क्या है? प्रिंसिपल फैक्ट क्या है? मर्डर। और ये सराउंडिंग फैक्ट्स हैं कि वो आया, वो घर से बाहर निकला, जिसको विटनेस किया किसी ने। ठीक है, तो ये हो गया सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। अब ये हमारा बेसिक हो गया कि इन्वेस्टिगेट एफआईआर होती है, फिर एविडेंस कलेक्ट होते हैं, फिर एविडेंस का रोल कहाँ आता है? ट्रायल स्टेज पे। अब एविडेंस लॉ बेसिकली आस्क थ्री क्वेश्चंस। बेसिकली एविडेंस law basically wants you to know three questions. If you want to study evidence law, you should know these three questions. तो एविडेंस लॉ ये तीन सवाल पूछता है। व्हाट टू प्रूव, पहला पार्ट क्या है? व्हाट टू प्रूव, भाई प्रूव क्या करना है? हमने क्या डिस्कस किया? फैक्ट। ठीक है, फैक्ट प्रूव करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर फैक्ट काम का फैक्ट है? क्या हर फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें प्रूव करना हो? ऐसे तो यार कितने फैक्ट्स हैं। अब ए ने बी को मारा, तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ए सुबह दाल खिचड़ी खा रहा था? ऐसा अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है ना यार, ये फैक्ट प्रूव करना जरूरी नहीं है, तो हर फैक्ट इज नॉट रेलेवेंट, हर फैक्ट इज नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, राइट? हर फैक्ट को प्रूव करना आवश्यक भी नहीं है। तो कौन से फैक्ट प्रूव करने हैं? व्हाट टू प्रूव। तो पहली बात तो फैक्ट इन इशू आपको प्रूव करना है, और दूसरा है रेलेवेंट फैक्ट। तो एविडेंस लॉ कहता है कि ये दो फैक्ट हैं जो काम की फैक्ट्स हैं, जिन पे आप एविडेंस दे सकते हो, जिनको आप प्रूव कर सकते हो थ्रू एविडेंस। ये ऐसे दो फैक्ट्स हैं जिसको यू कैन प्रूव थ्रू एविडेंस, बाकी फैक्ट्स बेकार हैं। लेकिन मास्टर, फैक्ट इन इशू होता क्या है? ये तो बहुत भारी भरकम नाम लग रहा है, फैक्ट इन इशू। कुछ भारी भरकम नहीं है। बेसिकली इट इज द मेन फैक्ट, एंड इट इज अ फैक्ट ऑन विच entire trial is revolved। पूरी ट्रायल उसी फैक्ट के पे बेस्ड है, पूरी ट्रायल सिर्फ उसी फैक्ट पर बेस्ड है। अगर ए ने बी को मारा, तो पूरा ट्रायल मर्डर पे बेस्ड है। तो फैक्ट एंड इशू क्या है? मेन फैक्ट। किलिंग ऑफ बी इज द मेन फैक्ट। किलिंग ऑफ बी इज दैट फैक्ट ऑन विच एंटायर ट्रायल इज बेस्ड। हम वही तो प्रूव कर रहे हैं, हम वही तो प्रूव करना चाह रहे हैं कि ए ने बी को मारा है। तो वो क्या है? फैक्ट एंड इशू, मेन फैक्ट जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं, जिसपे एंटायर ट्रायल रिवॉल्व हो रही है, वो है फैक्ट एंड इशू। अब रिलेवेंट फैक्ट क्या है? वो फैक्ट विच इज कनेक्टेड विद द मेन फैक्ट। ठीक है, तो अदर फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड विद द मेन फैक्ट, कि ए ने बी को, एक लड़के ने लड़की को घर में मारा, तो एक विटनेस ने उसको जाते हुए देखा घर में, और एक विटनेस ने उसको आते हुए देखा, और उसके बीच में किसी को नहीं देखा घर में आते जाते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा फैक्ट है जो कि कनेक्टेड है विद अ मेन फैक्ट, है ना? तो ये क्या है? रेलेवेंट फैक्ट। लेकिन रेलेवेंट फैक्ट एविडेंस लॉ ने सिंपली बोला है कि जो फैक्ट 6 to 55 के बीच में फॉल करेगा, वही रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। उसी पे ही आप एविडेंस दे सकते हो, उसी फैक्ट पे आप एविडेंस दे सकते हो, और कोई फैक्ट पे आप एविडेंस दे ही नहीं सकते। तो आप 6 to 55 अगर देखोगे, 6 to 55 देखोगे, तो सिर्फ वही फैक्ट्स जो 6 to 55 में फॉल हो रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है एविडेंस लॉ की नज़र में। बाकी कोई भी फैक्ट कितना भी लॉजिकली रीजनेबल हो, कितना भी लॉजिकली कनेक्टेड हो मेन फैक्ट से, पर वो एविडेंस लॉ नहीं रिकॉग्नाइज करेगा। वो फैक्ट जो 6 से 55 में फॉल करेगा,
वो ही एविडेंस लॉ की नज़र में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब उसी पे आप एविडेंस दे सकते हो, उसी फैक्ट पे आप एविडेंस दे सकते हो, बाकी कोई फैक्ट पे आप एविडेंस नहीं देते। आप कितना भी कहो सर ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये तो कनेक्टेड है फैक्ट एंड इशू से, मेन फैक्ट से कनेक्टेड है सर, ये तो सर किलिंग से कनेक्टेड है, राजमा चावल खा रहा था सर वो, तभी तो ताकत आई होगी मारने की। आप कितना भी कोर्ट को बताओ, पर कोर्ट कहेगा नहीं। क्या ये 6 से 55 में फॉल कर रहा है, राजमा चावल आपका नहीं कर रहा ना, बाहर में जाओ, बाय बाय, टाटा, हो गया। ठीक है, तो फैक्ट एंड इशू समझ में आ गया। तो सेक्शन 5 यही कहता है, सेक्शन 5 कहता है यू कैन गिव एविडेंस, यू कैन ओनली गिव एविडेंस ऑन फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, इन दोनों पे दे सकते हो। अब दूसरा सवाल उठता है हाउ टू प्रूव। ठीक है मास्टर, ये तो समझ में आ गया कि दो ही फैक्ट हैं जो एविडेंस लॉ की नज़र में सर्वश्रेष्ठ है, एक तो फैक्ट एंड इशू, एक रेलेवेंट फैक्ट। मतलब इन्हीं दो चीज़ों पे आप एविडेंस लीड कर सकते हो, इन्हीं दो फैक्ट्स पे। लेकिन कैसे मास्टर, कैसे, हाँ कहाँ से प्रूफ कर दूँ? तो भाई जिसने वो किलिंग देखी थी ना, सी सी चचा ने ए को बी ए बी को मारते हुए किसने देखा था, सी ने देखा था, उसको पकड़ के लाओ और उसकी ओरल एविडेंस लो। ठीक है, तो दो दो प्रोस दो 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 उसमें है कि आप या तो ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूफ करो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के थ्रू प्रूफ करो। ठीक है, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ओरल एविडेंस। तो सेक्शन 60 में क्लियरली स्पेसिफाई किया अबाउट ओरल एविडेंस कि आप ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो कोई भी फैक्ट, बट इट शुड बी डायरेक्ट इन नेचर, मतलब जिसने देखा है एक्चुअली। तो ए ने बी को मारा, वो किसने देखा था, सी ने, सी चचा ने देखा था। तो सी चचा आ जाओ, चाचा ही हो गया एक तरीके से। सी चचा आ जाओ, ठीक है, और बताओ क्या देखा था आपने। तो वो ओरल एविडेंस देगा, उसकी एग्जामिनेशन होगी, उसका चीफ होगा, उसका क्रॉस होगा, और फलाना डेमा का री एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये सब प्रोसेस होती है। तो ओरल एविडेंस वो आके देगा। विटनेस कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है, कहाँ डिस्कस है, 118 से 120 में विटनेस कॉम्पिटेंट होना चाहिए। सवाल उठता है मास्टर, क्या नंबर ऑफ विटनेस फिक्स्ड होना जरूरी है कि इतने ही विटनेस ला सकते हो, 4 ही विटनेस ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ला सकते? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। सेक्शन 134 में स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप कितने भी विटनेस ला सकते हो, नंबर ऑफ विटनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट नंबर ऑफ विटनेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो आप कितने भी विटनेस लाओ, बस फैक्ट प्रूव करो अच्छे से, और फिर उसका एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस चीफ होगा, फिर क्रॉस करेगी अपोजिट पार्टी। फिर अगर आपको लगता है कि फर्दर और कुछ चाहिए और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है कोर्ट में, या कुछ क्लैरिफिकेशन करना है, तो आप एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट है। तो ये हो गया ओरल एविडेंस। अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है मास्टर? तो कुछ ऐसे केसेस हैं जो आप में डॉक्यूमेंट का इंपॉर्टेंस आता है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइमरी एविडेंस। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट के टर्म्स प्रूव करना चाहते हो, या कुछ भी आप एक डॉक्यूमेंट प्रूव करना चाहते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस इज बेसिकली डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। अगर आप कुछ भी प्रूव करना चाहते हो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, तो डॉक्यूमेंट ही प्रोड्यूस करो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। सेकेंडरी भी अलाउड होता है, पर कुछ ही केसेस में। ऐसा नहीं है कि हर केस में कोर्ट कहेगा लाओ सेकेंडरी दे दो। जब भाई आप पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, जब आप पे डॉक्यूमेंट इटसेल्फ है, तो कोर्ट क्यों कहेगा आप उसकी फोटो कॉपी दो? राइट, कोर्ट क्यों कहेगा कि आप उसका फोटो स्टेट लाओ? नहीं कहेगा ना। तो आप सेकेंडरी एविडेंस कब दोगे? सेकेंडरी एविडेंस कब दोगे? जब डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है, या चोरी हो गया है, या खो गया है, या कुछ भी हो गया है, तो आप वो प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट जनाब लॉस्ट हो गया है। ठीक है, और सिंस द डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट, प्लीज काइंडली अलाउ मी टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। तो ये दो मोड्स हैं जिसमें आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। तो अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, तो पहले बात तो आप डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस करो। डॉक्यूमेंट अगर चोरी हो गया है, खो गया है, चोरी नहीं सॉरी लॉस्ट हो गया है, तो आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। अब हु इज टू प्रूव? तो कौन प्रूफ करेगा भाई, बताइए, कौन प्रूफ करेगा? अपॉन whom द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइस। मान लीजिए
अब चार्ज लगा कि ए ने बी को मारा है, ठीक है, ये एलिगेशन है कि ए ने बी को मारा है। ए कहता है योर लॉर्डशिप मैं तो था ही नहीं क्राइम सीन में, मैं तो सर कलकत्ता घूम रहा था, मैं तो वो क्या है विक्टोरिया मेमोरियल में था, हाँ फोटो खिंचा रहा था, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो था ही नहीं क्राइम सीन पे। तो अब ए को, ए पर ही बर्डन है कि वो प्रूव करे कि वो कलकत्ता में था। ठीक है, तो अगर आप कुछ फैक्ट्स असर्ट कर रहे हो कि मैं कलकत्ता में था, मैं तो क्राइम सीन पे था ही नहीं, मैं तो मारा ही नहीं, तो आप ही को प्रूव करेगा कि आप कलकत्ता में थे। आपको वो फोटो जो आपने खिंचाई है ना, वो आपको दिखानी पड़ेगी, इस जनाब मैं तो कलकत्ता में था, ये देखो फोटो। ठीक है, तो हु इज टू प्रूव, अपॉन whom द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज, जिस पे बर्डन होगा प्रूफ का वही प्रूफ करेगा। ठीक है, तो अब ये पार्ट हो गया, तो ये तीन सवाल जो मेजर हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, हाउ टू प्रूव, पहला क्वेश्चन था व्हाट टू प्रूव, फैक्ट एंड इशू रेलेवेंट फैक्ट। हाउ टू प्रूव, कैसे, ओरल एविडेंस के थ्रू हो गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गए। ठीक है, हु इज टू प्रूव, जिस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज होगा। ठीक है, अब ये व्हाट टू प्रूव वाला पार्ट थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, क्योंकि ये सेशन मेरे ख्याल से थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये सेशन थोड़ा बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि देयर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट आर रिलेवेंट एंड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जैसे हमने कहा था ना कि आप, अगर आप दो फैक्ट्स हैं जिसको आप एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हो, दो फैक्ट्स हैं, एक तो फैक्ट एंड इशू, एक रेलेवेंट फैक्ट, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो रेलेवेंट तो हैं लेकिन आपको प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप में ही प्रूव्ड है, अपने आप में ही प्रूव्ड माने जाते हैं। वाह मास्टर, ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिसके लिए हमें एविडेंस ही नहीं देना है, वो फैक्ट अपने आप में प्रूव्ड है और रेलेवेंट भी है, अगले सेशन में बताएंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा आंसर अगले सेशन में। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धागे खुले होंगे, खुले होंगे एविडेंस लॉ के लिए, रिगार्डिंग क्या है एविडेंस लॉ आखिरकार है, कब आता है एविडेंस लॉ। ठीक है, तो बंद करते हैं अब, और वही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कुछ अगर मदद हो जाती है तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी हम तो वीडियोस बनाते रहेंगे, अब मैं थोड़ा कंसिस्टेंट हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो वीडियोस में लाने की वीकली कोशिश करूँगा ही करूँगा। ठीक है, ताकि आप बढ़िया तरीके से पढ़ सको, एंजॉय कर सको, और अगर आपको बढ़िया मज़ा आ रहा है तो समझ गए हो गया, समझदार हो। चलिए, लेट्स स्टॉप दिस सेशन, लेट्स एंड दिस मीटिंग। थैंक यू।